तो परीक्षा में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। चलिए इस फाइनल आवर में भारतीय संसद के वो सारी जरूरी फैक्ट्स फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हर हाल में याद होने ही चाहिए। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम ये पक्का कर लेंगे कि पार्लियामेंट से जुड़ा हर वो जरूरी सवाल जो एग्जाम में आ सकता है आपके टिप्स पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट की पूरी बनावट सिर्फ एक बेसिक आर्टिकल पर टिकी हुई है। अगर ये एक चीज समझ आ गई तो समझिए आधा काम तो यहीं हो गया। तो इसका सबसे जरूरी फॉर्मूला क्या है? प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इक्वल्स पार्लियामेंट। बस इस इक्वेशन को दिमाग में लॉक कर लीजिए, यही पार्लियामेंट की नींव है। अच्छा, अब बात करते हैं दोनों हाउसेस की। हम सिर्फ उन डिफरेंसेस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि एक भी मिनट वेस्ट ना हो। यहाँ पर ध्यान देना है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज है 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए है 30 साल। ये जो 5 साल का गैप है ना, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसे भूलना नहीं है। और ये रहा एक और बड़ा अंतर, लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है और इसे भंग भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा वो एक परमानेंट हाउस है, उसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये परमानेंट हाउस का मतलब क्या है असल में? इसका मतलब ये है कि ये कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और हर मेंबर का अपना कार्यकाल 6 साल का होता है। इसी से इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब इस नंबर पर फोकस कीजिए, 104वां। ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट अपडेट है और लोकसभा की बनावट को लेकर एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट भी है। तो बात यह है कि पुरानी किताबों में शायद लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलग दी हो, लेकिन 104वें अमेंडमेंट के बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो 2 नॉमिनेटेड सीटें थीं, वो अब खत्म कर दी गई हैं। यही आज की सही जानकारी है। चलिए, अब राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, उन्हें याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। ये छोटा सा निमोनिक एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और ये रहा ALSS का मतलब, A से आर्ट, L से लिटरेचर, S से साइंस और दूसरे S से सोशल सर्विस। प्रेसिडेंट इन्हीं 4 फील्ड से 12 एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं, जैसा कि आर्टिकल 80 में बताया गया है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक मास्टर कंपैरिजन टेबल है, क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। इसको जरा ध्यान से देखना है। आइए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, मतलब जनता वोट करती है। वही राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जिसे स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552, जो अब असल में 550 है, और राज्यसभा की 250। इन्हें हेड कौन करता है? लोकसभा को स्पीकर और राज्यसभा को हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो इसके पदेन सभापति होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। और मनी बिल की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अब जरा मनी बिल पर बात करते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पावर का पलड़ा पूरी तरह से एक हाउस यानी लोकसभा की तरफ झुक जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब भी पैसे यानी मनी बिल की बात आएगी, तो ये पूरी तरह से लोकसभा का डोमेन है, उसकी मोनोपोली है। तो इसका प्रोसीजर एकदम वन वे है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है। राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक इस पर सोच विचार कर सकती है, और अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। अब हम आ गए हैं फाइनल ड्रिल पर। ये 3 आर्टिकल्स तो किसी भी हाल में याद रखने ही हैं। चलिए इन्हें एक साथ दोहराते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल 79। ये क्या बताता है? पार्लियामेंट का गठन, यानी प्रेसिडेंट प्लस दोनों हाउस। जोर से एक बार मन में दोहराइए, आर्टिकल 79। दूसरा है आर्टिकल 83, जो हाउसेस के ड्यूरेशन के बारे में है, लोकसभा के 5 साल और राज्यसभा का परमानेंट नेचर। एक बार फिर से, आर्टिकल 83। और तीसरा और आखिरी, आर्टिकल 108। यह है दोनों हाउसेस के जॉइंट सिटिंग के बारे में, जिसे हेड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। एक आखिरी बार दोहराइए, आर्टिकल 108। तो इस पूरे रिवीजन के बाद ये सवाल सोचना जरूरी है। एक हाउस है लोगों की सीधी आवाज, तो दूसरा है राज्यों का प्रतिनिधि। तो असली पावर किसके पास है? ये सवाल दोनों हाउसेस के बीच के असल बैलेंस को दिखाता है। और अब इसका जवाब देने के लिए हम सब पहले से कहीं बेहतर तैयार हैं।